बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 केमिस्ट्री नेशनल बुक फाउंडेशन। इससे पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। रिव्यू क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एनसर्कल द करेक्ट आंसर, यानी कि ये एमसीक्यू है। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू है क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स बोथ ऑफ विच हैव। मास नंबर सेम होता है? नहीं, मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन? नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम रहते हैं। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? नो, जो आइसोटोप होते हैं उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये तो चेंज होते हैं। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद सेकंड एमसीक्यू है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एम, जिसका एटॉमिक नंबर है 13 और जिसका मास नंबर है 27। तो इसका क्या होगा, मैंने आपको सिखाया है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 27 माइनस 13 करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे 14। ठीक है, थर्ड एमसीक्यू है विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज्ड टू इरेडिएट कैंसर सेल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कोबाल्ट 60। ठीक है, ये आप यूज ऑफ आइसोटोप्स में जाएं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फोर्थ एमसीक्यू है एम शेल हैज सब शेल्स। एम शेल के कौन कौन से सब शेल होते हैं? तो ऐसे होता है के एल एम, यहाँ पे एन 1 होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो एस पी डी 3 है तो एस पी डी आएंगे और साथ में 3 3 आएगा। तो इसमें से देखें कि जिसके साथ 3 3 हो और एस पी डी हो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3s 3p 3d ये करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ एमसीक्यू है अ सबशेल दैट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन इज। तो देखें s जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, p जो है वो 6 कर सकता है, d जो है वो 10 कर सकता है, f जो है वो 14 कर सकता है। तो देखें इसने पूछा है कि 6 इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट कर सकता है, तो p जो है वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, p इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है Na सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको जनरल बता देता हूँ, वो आप याद कर लें तो उससे आप रिलेट करके बाकी सारे लिख लेंगे। जो प्रॉपर तरीका होता है वो दूसरा होता है, लेकिन आसानी के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने याद करना है 1s2 2s2 2p6 3s2, इसी तरह 3p6। ठीक है, फिर 4s2। इस तरह से आपने, इतने में उम्मीद आपका काम चल जाएगा, नहीं तो आगे फिर 4d10 आएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा 4d10। तो अब आपने जितने 11 है ना, 11 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पूरे करने हैं। ठीक है, तो आप लिखें 1s2 2s2 कितने हो गए, ये 2 और 2 4 हो गए, हमने 11 करने हैं। उसके बाद क्या है 2p6। अब देखें ये 6 और 2 8 और 2 10, मतलब एक रह गया। तो उसके बाद 1s2 2s2 2p6 के बाद 3 आता है 3s1। ठीक है, अब ये देखें हमने यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दिए हैं यहाँ पे। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ये करेक्ट है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या गलती है कि p जो है वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। अभी हमने यहाँ पे तो पढ़ा है, तो यहाँ पे 2 देने की क्या ज़रूरत थी, एक इसको मिलना चाहिए था ना। पहले ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा तो आगे जाएंगे ना। ठीक है, और यहाँ पे 1 आएगा तो ये भी फिर करेक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा फिलहाल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आइसोटोप। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो आइसोटोप्स के जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, ये बात तो ट्रू है, इसको हम काट देंगे। इसके बाद है दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर का मतलब यही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये भी काट दें, ये भी नहीं हो सकता। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं, न्यूट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि आइसोटोप में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट हो जाते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन तो सेम रहते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी। दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, नो दे हैव नॉट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनके बॉइलिंग पॉइंट, उनकी ऐसी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। तो ये हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद है विच आइसोटोप इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर।
न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा आइसोटोप यूज़ किया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 235 यूरेनियम 235 जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। ये आपकी बुक में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखें यूरेनियम 235, ये ऊपर 235 लिखा हुआ है ना, तो ये मास नंबर ऐसे हम लिखते हैं U-235, जो इसका मास नंबर होता है ना वो हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल, ठीक है। तो जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है इस तरह से, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके गिर्द जो रीजन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, उसको हम कहते हैं शेल, ठीक है, इस तरह से। अब हर शेल जो है वो मज़ीद डिवाइड होता है सब शेल्स के अंदर, जिसमें होता है S, P, D और F शामिल होते हैं, ठीक है। S जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, इसी तरह P जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है, D जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है और F जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि हमने नोट्स में क्या लिखा है। तो शेल इज़ द सर्कुलर रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, ठीक है। न्यूक्लियस जो ये होता है इसके गिर्द जो रीजन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको हम कहते हैं शेल, ठीक है। उसके बाद सब शेल क्या होता है, सब शेल इज़ द रीजन विद इन द शेल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, ठीक है, एज शेल इज़ फर्दर डिवाइडेड। मतलब जो हमारा शेल है उसके अंदर सब शेल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि शेल जो है वो मज़ीद डिवाइड हुआ होता है। सब शेल में SPDF जो मैंने आपको बताया है उसको कहते हैं, ये क्या है, सब शेल्स हैं। शेल्स आर डिनोटेड बाय नंबर n विच कैन हैव वैल्यूज n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 1 जो होता है यानी कि न्यूक्लियस के गिर्द जो ऐसे न्यूक्लियस है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर, तो इसके गिर्द जो पहला शेल है उसकी वैल्यू होती है n इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह जो सेकंड होता है उसकी वैल्यू होती है n इज इक्वल्स टू 2 और तीसरे की n इज इक्वल्स टू 3 अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। जो n इज इक्वल्स टू 1 वाला यानी कि जो फर्स्ट वाला शेल होता है इसको हम कहते हैं K शेल, ठीक है। फिर जो सेकंड वाला शेल होता है इसको हम कहते हैं L शेल और थर्ड वाले को हम कहते हैं M शेल। इस बात को मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ भी किया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये फर्स्ट शेल जो चलता हुआ आ रहा है ये क्या है, K शेल। इसी तरह जो सेकंड शेल आ रहा है वो है L शेल। थर्ड जो लेयर है, जो थर्ड शेल है उसको हम नाम देते हैं M शेल और जो फोर्थ है वो है N शेल, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यूज़ होती हैं। और जो सब शेल होता है वो डिनोट किया जाता है लेटर से S, P, D एंड F, ठीक है, सब शेल ये होते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कि शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय 2n² वेयर n इज द शेल नंबर, यानी कि 2n² जो है फार्मूला है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो अकोमोडेट कर सकता है शेल। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल की अगर बात कर लें तो फर्स्ट शेल में n की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। तो 2n² है, ऐसे करके लिख लेते हैं 2n²। तो देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 2 ही आ गया, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह सेकंड शेल है, यहाँ पे 2 पुट कर लें 1 की जगह, तो 2 2 4 और 4 2 8, ठीक है। तो सेकंड शेल में 8 आ सकते हैं। इसी तरह थर्ड शेल के लिए आप n इज इक्वल्स टू 3 पुट करके इसी फार्मूला में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सब शेल में क्या होता है, ईच टाइप ऑफ सब शेल होल्ड द स्पेसिफिक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया है, जो S है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है। P शेल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, D 10 को, और F जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 है कि वाई एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये जो एटम मैंने आपको बना के दिखाया था ये वाला, तो इस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि अगर 4 प्रोटॉन हैं तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर होंगे। तो क्या होता है, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उतने ही
इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होता है, नो नेट चार्ज, यानी कि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए ये एटम जो हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। इसके बाद पार्ट 3 है, हाउ मैनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल। तो शेल मैंने आपको बताया किस तरह से लिखते हैं। जो न्यूक्लियस के बाद पहला शेल होता है उसको हम कहते हैं के शेल, फिर उसके बाद वाला एल शेल, फिर एम शेल और उसके बाद वाला फिर एन शेल। ठीक है, यानी कि एन की वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। एन इक्वल्स टू 1 होता है वो के होता है, एन इक्वल्स टू 2 वाला एल शेल होता है, एन इक्वल्स टू 3 वाला एम शेल और एन इक्वल्स टू 4 वाला जो है वो एन शेल कहलाता है। ठीक है, तो देखें जब n इक्वल्स टू 1 है तो के शेल होता है, उसके लिए जो सब शेल होते हैं उसके वो होते हैं 1s। ठीक है, 1s। उसके बाद जो l शेल आ गया आपके पास, ठीक है, उसमें एक ऐड होता रहेगा, यानी कि n इक्वल्स टू 2 है ना। अब इधर n इक्वल्स टू 1 था फर्स्ट के लिए, अब इसके लिए n इक्वल्स टू क्या है, 2 है। ठीक है, तो l शेल में एक ऐड हो जाएगा 2s और 2p साथ में ऐड हो जाएगा। ये 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि n इक्वल्स टू 2 है इधर। अब नेक्स्ट क्या है, के एल एम शेल, एम शेल के लिए n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3s 3p और एक क्या ऐड हो जाएगा 3d। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, n इक्वल्स टू 4 है और के एल एम एन शेल है ये। ठीक है, इसके सब शेल में अब एक और ऐड हो जाएगा, एक तो 4s आता रहेगा ना, 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, इस तरह से अब देखें एन शेल के क्या हैं, 4s 4p 4d और 4f। ये देखें 4s 4p 4d और 4f। इस तरह से किसी भी शेल के आप सब शेल्स लिख सकते हो। यही हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एन शेल के क्या क्या सब शेल हैं, 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, इसके बाद पार्ट 4 है, गिव नोटेशन फॉर सब शेल्स ऑफ एम शेल। यानी कि जो एम शेल है ये वाला, इसकी आपने नोटेशन लिखनी है सब शेल्स की। तो इसके सब शेल देखें क्या है, जब n इक्वल्स टू 3 होगा तो 3s 3b और 3d। ठीक है, ये इस तरह से इसके सब शेल आ जाएंगे और ऊपर आप लिख लें कि जब n इक्वल्स टू 3 होगा तो हमारे पास जो एम शेल के सब शेल लिखे जाएंगे उनकी नोटेशन ये होगी 3s 3p एंड 3d। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है, लिस्ट द सब शेल्स ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो देखें एम शेल ये वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो s है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, यानी कि उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद जो p है वो 6 को अकोमोडेट कर सकता है, तो s वाले से ज़्यादा p की होगी। और उसके बाद d आएगा तो d जो है वो कितने को अकोमोडेट कर सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। तो जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। तो इस तरह हमने लिख लिया, यानी कि 2 वाला, ठीक है, सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा कौन सा है जो 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, फिर सबसे बड़ा कौन सा है जो 10 को कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं लिखना, आपने पेपर में ये लिखना है कि 3s 3p और 3d, बीच में लेस देन का सिंबल भी यूज़ करना है। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है कि कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। कि क्या आप किसी भी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जाने बगैर। तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। किस तरह से, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी कि उसके एटॉमिक नंबर से। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है आपको, वो एटॉमिक नंबर होता है और वो हमें उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है। फॉर एग्जांपल आपको पता चल जाए कि एक एलिमेंट है जिसके अंदर 4 प्रोटॉन्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा 4 प्रोटॉन्स का मतलब है कि उसका एटॉमिक नंबर 4 है। पीरियोडिक टेबल जाके देखो कि किसका एटॉमिक नंबर 4 है, आपको पता चल जाएगा कि ये तो बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जाने बगैर ही सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन से किसी भी एटम का पता लगा सकते हैं कि किसकी बात की जा रही है, क्योंकि ये यूनिक होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है ना, ये यूनिक होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 जो है वो बेरिलियम का भी एटॉमिक नंबर हो और 4 जो है वो किसी और का भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिस्टेड आर इनकरेक्ट, एक्सप्लेन व्हाट मिस्टेक्स हैव बीन मेड इन ईच एंड राइट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई हैं और इसमें आपने बताना है कि मिस्टेक क्या है
और फिर आपने करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप याद रखें इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। फिर 4s2, फिर 3d10, ठीक है। तो उम्मीद है इतने से आपका काम चल जाएगा। अब आपने क्या करना है कि देखना है कि ये इसके अकॉर्डिंग है या नहीं। यानी कि मैंने आपको बताया था कि P जो है वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है। तो देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि P को 4 दिए हुए हैं, जबकि ये 6 अकोमोडेट कर सकता है, और बाकी 2 जो हैं वो अगले को दे दिए। तो यही इसमें मिस्टेक है कि द P ऑर्बिटल शुड नॉट बी फिल्ड अनटिल द 2p ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड। यानी कि आप 3b पे मत जाओ जब तक कि ये 2p वाला जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड ना हो जाए, ठीक है। तो ये P4 है ना, 2p4 है, तो P जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको काट के ये 2 इलेक्ट्रॉन P को दो, तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6। ये अब इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक हो गया। इसी तरह आप सेकंड वाले में देखो 1s2 2s1 और 2p1। तो देखो s जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, 2s2, ठीक है। द 2p ऑर्बिटल शुड नॉट बी फिल्ड अनटिल द 2s ऑर्बिटल इज फिल्ड कम्प्लीटली। यानी कि ये जो 2p हमने शुरू कर दिया, ये हम नहीं शुरू करना चाहिए हमें जब तक कि ये 2s जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड ना हो जाए। तो इसको भी इस तरह काटो 2p1 को, और जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो s में ऐड करो, तो ये बन जाएगा 1s2 2s2, ठीक है। ये आपको करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह z इक्वल्स टू इसमें क्या है 1s2 2s2 2p5 3s1। तो देखो इसमें यहाँ पे मिस्टेक है, ये जो p है ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। तो ये 3s1 की क्या ज़रूरत थी, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने एक 1 के लिए इसको एक्स्ट्रा पूरा जो है वो सब शेल यूज़ किया है। हम ये 2p के अंदर ही एक ऐड करके 6 पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो रीज़न क्या है, मिस्टेक क्या है, द 3s ऑर्बिटल शुड नॉट बी फिल्ड अनटिल द 2p ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड, क्योंकि p कैन स्टोर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको प्रॉपर ऐसे लिखो 1s2 2s2 2p6। अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लो इन एनर्जी। यानी कि दो आपको पेयर दिए गए हैं, 2s और 2p में से लो एनर्जी किसकी होगी। तो देखें जो इनके स्टार्ट में 2 2 है, यानी जो n की वैल्यू है वो सेम है, तो फिर आप s और p को कंपेयर करो, ठीक है। मैंने आपको बताया s मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, s कितने कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, और p कितने कर सकता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा ना, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो आप लिखो कि द 2s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2p ऑर्बिटल, यानी कि 2p ऑर्बिटल जो है वो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। इसी तरह आप दूसरे नंबर पे देखो 2p और 3p। अब p दोनों सेम है, यानी कि इसका p भी 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है और दूसरे का भी। तो अब आप n को कंपेयर करो कि n क्या है, n इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू 3। तो जाहिर सी बात है जो 3 वाला है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि इस तरह देखो ये आपके पास जो है ना न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इससे जितना दूर जाते जाते हैं ना एनर्जी बढ़ती जाती है, यानी कि k l m n। तो k की एनर्जी कम होती है, फिर l की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, फिर m की उससे ज़्यादा, फिर n की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 3 जो है वो दूर है, यानी कि k l m शेल है 3 वाला जो है, तो इसकी एनर्जी अब ज़्यादा होगी। तो ऐसे याद रख लो कि 3 बड़ा है ना, तो 3 की एनर्जी ज़्यादा होगी, 2 छोटा है तो 2 की एनर्जी कम होगी। अगर इसके जो सब शेल हैं वो सेम है, यानी कि दोनों के p हैं, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों का n सेम है तो ये जिस तरह ऊपर हमने किया है, फिर हम s और p को कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। अब देखें थर्ड पे क्या है, 3s और 4s को आपने कंपेयर करना है। तो s जो है वो दोनों दो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, तो उसको तो हम कंपेयर नहीं करेंगे। अब 3 और 4 को कंपेयर करें तो देखें 4 जो है वो बड़ा है और 4 न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप सिंपल लिख लें कि द 3s ऑर्बिटल इज़ लोअर इन एनर्जी देन दी 4s ऑर्बिटल, यानी कि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी,
फिर कह रहा हूँ अपनी आसानी के लिए इस तरह से इस चीज़ को याद कर लें कि जब एस दोनों सेम हैं यानी कि सब शेल सेम हैं, फिर नंबर को कंपेयर करें कि कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है या 4 बड़ा है। तो 4 बड़ा है, 4 की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि ड्रॉ बोर्स मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपने इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है, और ये भी शो करना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ होते हैं। तो याद रखें हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ये जो इस तरह होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरह से बाहर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखें इसी तरह से ये शो किया हुआ है। सबसे पहले आपने पोटेशियम यानी कि जिसका सिंबल होता है K, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर है 19 और मास नंबर है 39। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है इतने ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 19 इलेक्ट्रॉन्स आपने इधर पूरे कर लेने। ये जो येलो कलर में मैंने रिप्रेजेंट किए हैं ये इलेक्ट्रॉन हैं और इतने ही प्रोटॉन भी होंगे, तो ये 19 के साथ भी मैंने अंदर लिख दिया, ठीक है। अब मसला है न्यूट्रॉन का कि न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं। तो न्यूट्रॉन पता चलेंगे आपको ये मास नंबर से। मास नंबर 39 होने का मतलब नहीं है कि प्रोटॉन 39 है, बल्कि हम फार्मूला में यूज़ करते हैं। फार्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने का, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि यहाँ से आप क्या करो 39 माइनस 19 कर दो, जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे और वो भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर होते हैं। और ये बात भी याद रखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं और ये जो एटॉमिक नंबर होता है यही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को कहा गया है। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है और जो मास नंबर है वो 28 है। तो एटॉमिक नंबर 14 होने का ये मतलब है कि इसमें एक तो प्रोटॉन जो हैं वो 14 होंगे, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये जो येलो नंबर से रिप्रेजेंट किए गए हैं ये भी 14 होंगे। तो आपने इस तरह से इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेना है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में यानी कि K शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होंगे और फिर जो बच जाएंगे वो आखिर में आ जाएंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर से ही हमें पता चलेगा कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं। एटॉमिक नंबर 19 है, मतलब 19 इलेक्ट्रॉन ये येलो वाले जो हैं ये आपने ड्रॉ करने हैं एक ख़ास तरतीब से। मैंने आपको बताया है फर्स्ट में 2 आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, थर्ड में भी 8 आ सकते हैं अगर बच रहे हैं तो, ठीक है, वरना जितने बचेंगे वो उसमें आ जाएंगे लास्ट वाले में। स्पेशल केसेस में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि हम कहें जी सेकंड में 8 थर्ड में 8, लेकिन मैक्सिमम जो आप लोगों के लेवल पे आप लोगों को पढ़ाया जाता है उनमें तकरीबन सारे ही ऐसे होते हैं कि फर्स्ट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, इस तरह करके पूरे हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे है आर्गन। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है, यानी कि प्रोटॉन 18 होंगे और ये इलेक्ट्रॉन येलो वाले ये भी 18 होंगे, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन है वो फिर आप जैसे मैंने पहले आपको समझाया है कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके आप न्यूट्रॉन निकालोगे और वो फिर यहाँ न्यूक्लियस में लिख लोगे, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अभी मैं आपको एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आई, आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से समझ लें। ये देखिए फॉर एग्जांपल हमने ड्रॉ करना है कार्बन का, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 और जो इसका मास नंबर होता है वो होता है 12। तो हम ये इस एटॉमिक नंबर को देखते हुए हम ड्रॉ करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि इसमें क्या होगा 6 प्रोटॉन होंगे, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन है वो हम एंड पे फाइंड कर लेते हैं। पहले हम इसके 6 इलेक्ट्रॉन भी पूरे कर लेते हैं। तो पहले में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इस तरह से, ठीक है। और जो सेकंड शेल होता है यानी कि एल शेल, के बाद एल शेल होता है ना, तो कितने बच गए हैं 2, ये पूरे हो गए हैं तो 4, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और फिर थर्ड में भी 8, लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं ना 2 ये हैं और 4, तो 6 पूरे हो गए, 6 ही हमने बनाने थे। ये 12 जो है ये नहीं ड्रॉ करने, ठीक है। ये मास नंबर है, ये हमें बताता है कि इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर,
तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 6, यानी कि न्यूट्रॉन भी हमारे पास क्या है 6 ही है। ठीक है, तो अब अगर आपको समझ नहीं आई थी तो अब आप इनको देखें, अब ये आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस ये याद रखें कि एटॉमिक नंबर को देखते हुए हम ये येलो वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे करते हैं। ठीक है, मास नंबर को लेके नहीं शुरू हो जाना ये पूरे करने, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर इनके लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आपको सिलिकॉन दिया गया है। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है। तो 14 को देखते हुए आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स को आपने ये SPDF में पूरा करना है। तो मैंने आपको एक जनरल स्टेटमेंट कहा है कि याद कर लें। आप क्या कहा था मैंने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, इतने में उम्मीद है आपको पूरा हो जाएगा सारा। तो 14 इलेक्ट्रॉन आपने पूरे करने हैं। तो ये ऊपर जो है ना, यहाँ पे आपने 14 पूरे करने हैं। ठीक है, इस तरह से 14 आपने पूरे करने हैं और इसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। 1s2 2s2 2p6 3s2। तो देखें 2 और 2 4, 4 और 6 कितने हो गए 10, फिर 12 और ये 14 पूरे हो गए। तो ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली। बस इस बात का ख्याल रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट कर सकता है उसको दे देने। यानी कि ये जो S है ये 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, इसको 2 दे देने हैं। इसी तरह ये इसको भी 2 दे देने हैं। S है 2 कर सकता है। P जो है वो 6 कर सकता है, इसको 6 दे देने हैं। फिर जो S है फिर ये 2 कर सकता है, इसको 2 दे देने हैं। और फिर ये जो P है ये 6 कर सकता है, लेकिन हमारे पास 6 की ज़रूरत नहीं है, हमें 2 ही और चाहिए, क्योंकि 2 ही बच गए ना, बाकी 12 तो यहाँ पे पूरे हो गए, 2 रह गए, तो वो इस P को 2 दे देंगे हम। ठीक है, ये समझेंगे SPDF ये पॉकेट्स हैं जिनके अंदर मैक्सिमम स्पेस किसी के अंदर 2 की है, किसी के अंदर 6 की है। इस तरह से आपने याद रखना है इसको। ठीक है, उसके बाद Mg है 12। तो अब आपने 12 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ये देखें 2 और 2 4 और 6 10 और ये 12। ठीक है, बस ये शुरू वाली चीज़ याद रखनी है, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2। ये आप जनरल ये वाली याद कर लें और इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूरे कर दें इलेक्ट्रॉन, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से हो जाएगी। इसके बाद 13 है। ठीक है, एल्यूमिनियम, इसमें भी आपने 13 पूरे करने हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो देखें 2 और 2 4, ये 6 10 12 और 13। ठीक है, यहाँ पे भी आपने 6 नहीं दे देने P को, क्योंकि हमारे पास ज़रूरत ही नहीं है, हमें एक ही चाहिए, तो बस इस P को 1 दे दें, बाकी खाली। ठीक है, यहाँ पे आर्गन है 18। अब आपने 18 पूरे करने हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये सब में सेम ही रहता है ना, तो अपनी ज़रूरत के लिहाज से हम फिर इसको चेंज कर लेते हैं, उस तरह इलेक्ट्रॉन पुट कर देते हैं। अच्छा, तो देखें 2 इसको आ गए, 2 इसको आ गए, 4 और ये 10 हो गए, 12 और 12 हो गए ना। अब 6 ही चाहिए, तो P है अगला, तो P तो कभी 6 अकोमोडेट कर सकता है, तो ये पूरे हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सबकी कंप्लीट हो गई है। बस ये आपको जनरल जो है ये याद हो जाए अगर, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी याद करने। एक और तरीका भी होता है इसमें, लेकिन अभी आपके लिए यही ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, n=1 है, अगर 1s2 लिख देते हैं, फिर n=2 है तो 2s2 और 2p6 लिख देते हैं। इस तरह करके फिर हम एरो लगाते रहते हैं जिसमें जो आ रहा होता है, तो वो हम लिख लेते हैं। लेकिन आपको मैंने ये जनरल बता दिया, आप ये याद रख लें, ये आपके लिए आसानी होगी ज़्यादा इसमें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ। कि आइसोटोप्स के क्या क्या यूजेज हैं। तो आइसोटोप्स जो है वो अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, स्पेशली मेडिकल फील्ड में, जहाँ पे हमें किसी न किसी बीमारी को डायग्नोस करना होता है और फिर उसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसके अंदर भी बहुत सारे जो आइसोटोप्स हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे कि कोबाल्ट 60 होता है, ठीक है, आयोडीन 123 होता है। ये सारे जो हैं आपकी बुक से ही मैंने लिखे हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। तो ये मेरा ख्याल है समझाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंपल बातें हैं कि रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 जो है वो क्या होता है कि थायराइड प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए यूज़ होता है। आयोडीन 123 जो है वो ब्रेन की इमेज बनाने के लिए यूज़ होता है।
उसके बाद कोबाल्ट 60 जो है ये ट्यूमर्स वगैरह को कम करने के लिए, श्रिंक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं और जितने मार्क्स का क्वेश्चन आए उस हिसाब से, अगर 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप 4 से 5 यूजेस लिखते हैं, वो काफ़ी हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ये टोटल जो है वो 7 यूजेस हैं। जो आपको आसान लगते हैं आप 5 से 6 कर लें या सारे कर लें तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23 एंड मास नंबर इज 56। ठीक है, एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 23 और मास नंबर है 56। तो आपने क्या करना है, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन डज एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैव। ठीक है, कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसमें, ये आपने बताना है। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जो एटॉमिक नंबर होता है ये जो 23 है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ये। ठीक है, और कोई भी न्यूट्रल एटम है, यानी कि जिसके ऊपर आयंस वगैरह नहीं बने हुए, प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, उसमें क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इस एटॉमिक नंबर से हमें दो बातें पता चल गई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो भी 23 हैं और न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हैं, 23 के बराबर हैं। ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि उसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो न्यूट्रॉन मैंने अभी आपको पीछे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने 3 ड्रॉ किया उसमें बताया था कि कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये फार्मूला होता है। तो मास नंबर ये 56 है और एटॉमिक नंबर ये 23 है, तो 56 माइनस 23 करें, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज रिटन एज दिस, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम इट। ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, नीचे लिखा है 13, ऊपर लिखा है 27। तो ये जो 13 होता है ये एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखा है ये होता है मास नंबर, ये क्या होता है, मास नंबर। ठीक है, तो द नंबर रिटन बिलो यानी कि ये 13 इज द एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर होता है और ये हमें बताता है कि एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस के अंदर 13 प्रोटॉन हैं। ठीक है, ये 13 है ना, तो 13 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर एल्यूमिनियम के। ये एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो है प्रोटॉन ये 13 है इस न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, द अबव रिटन नंबर 27 यानी कि ये वाला इज द मास नंबर, ये मास नंबर होता है। द मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो मास नंबर क्या बताता है कि टोटल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं, यानी कि n+p कितने हैं। The number of neutrons can be calculated by subtracting the atomic number from the mass number। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, n इज इक्वल्स टू जो मास नंबर होता है माइनस एटॉमिक नंबर। ये ऊपर हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं ये काम। ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो इस एक फिगर से हमें देखें कितनी बातें पता चल गई, 3 बातें पता चल गई। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। एक क्या कि नीचे जो नंबर लिखा है यानी कि 13 और एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ऊपर जो लिखा होता है वो मास नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है कि इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है, यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है मास नंबर। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों हों तो हम मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए बनाने के लिए। ये सारी फिगर जो हैं ये सारी मैंने खुद बनाई हैं, कहीं इंटरनेट वगैरह से नहीं उठाई। एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये मैंने खुद बनाया है। इसी तरह से ये वाली फिगर भी मैंने बिल्कुल खुद बनाई है सारी। तो बहुत मेहनत लगती है यार आप लोगों के लिए नोट्स बनाने के लिए। अभी भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो यार दैट्स नॉट फेयर ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आप चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।